नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसे पहाड़ों की राजधानी भी कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद हैं आज साक्षात्कार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। नड्डा जी, न्यूज 18 पर आपका अभिनंदन है। नमस्कार, आपका अभिनंदन शिमला शहर में और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में। नड्डा जी, जब हम आज हिमाचल प्रदेश में हैं तो मैं पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं और हर जगह नारा लगा हुआ है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदल दो। रिवाज तो आपने भी बदल दिया था, आप पहले नॉन लेफ्ट यूनिवर्सिटी के अपने प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आइडिया वहीं से आया रिवाज बदलने का? इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय भी रिवाज बदला गया था और अभी भी हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, यह इस पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है अमीश जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब से यह रिवाज बदलने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में उन्होंने रिवायत बदली, रिवाज बदला और कंटिन्यूअसली वो मुख्यमंत्री के रूप में चले। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने जी, और भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उस समय एनडीए की सीट्स 282 थी और जब दूसरी बार बने तो वो 300 प्लस सीट्स के रूप में एनडीए विराजमान हुई। यानी एंटी इनकम्बेंसी के बजाय एक नया शब्द का जन्म हुआ, वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो अब वो प्रो इनकम्बेंसी में रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच के जाते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां एक के बाद एक रिवाज बदल रहा है। असम में हमने पहली बार सरकार बनाई, रिवाज बदला, दूसरी बार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमने 38 साल बाद किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बना तब से पहली बार अदल बदल हो जाता था वहां, लेकिन वो नहीं हुआ। गोवा में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहे हैं। मैंने आपका इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश, जब 5 राज्यों का चुनाव था तब आपका इंटरव्यू किया था। तब आपने बोला था कि हम धमाके के साथ अपने हर एक राज्य में वापसी करेंगे और वो आपने करी भी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, कहें तो गंगा से पानी बड़ा बह गया है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस का अध्यक्ष भी नॉन गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, अब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार रिवाज बदलने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी? कोई कठिनाई नहीं है, हिमाचल और गुजरात कोई कठिनाई है। पानी बहुत बहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली है। वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टीयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहां बदला नहीं है, वहां वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। लेकिन चलिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कांग्रेस पर बाद में आऊंगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है। आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने कहा कि हर जगह रिवायत बदलने के बारे में लोगों के मन में शंका थी और हर बार रिवाज बदला है, हर स्टेट में बदला है, यहां भी बदलेगा। जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर अपना मंतव्य बताया है, लेकिन हम विकास के नाम पर मोदी जी ने जो यहां आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो एक प्यार है जी, और जिसको जयराम जी ने जमीन पर उतारा है, हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही? क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। वो ठीक है, तो फेंस सीटर वोटर है, वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं, लेना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो सोच समझ के कहती है
और उसके गहराइयों में जा करके कहती है जी। और इस मुद्दे पर भी यही कहा है कि समिति जो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल में नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, खराब बात है? ऐसा ये उनके सोच का विषय है, वो सारे आ जाएं, हमें कोई आप पार्टी नहीं है। अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष है, क्या लगता है आपको? नहीं, आपके लिए बढ़िया है ये कि हमारे लिए मैंने कहा है वो सब मिल के आ जाएं, हमें कोई लेकिन आ नहीं रहा ना कोई। वो उनका विषय है, वो तय करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से ही मालूम है तो वो बचना चाहते होंगे। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल जी पहले एक्टिव थे, अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसका खामियाजा क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव हैं, लेकिन हाँ देखिए समय के साथ साथ कुछ मर्यादाएं होती हैं जिस कारण से वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे कद्दावर नेता हैं और ज़रूरी नहीं है कि भाषण दे करके और घूम करके ही होता है, वो उनका वक्तव्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि चुनाव हम लड़ेंगे और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। अगर सीटें कम ज्यादा होती हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? ये अगर का सवाल ही नहीं आता अमीश जी। मैं आपने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, हम वैसे सोचते ही नहीं है। कांग्रेस का तो ये भी आरोप होता है कि आप इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपनी विधायक इधर से उधर करवा लेते हैं। ऐसा है कि देखिए राजनीति में लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ना चाहें तो इसमें हमारा दोष क्या है? आखिर नंबर पर ही सरकार बनती है ना, तो कोई नंबर के लिए हामी भरता है ना, तो हामी जब भरता है तो वो उसमें हमारा दोष क्या है? ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है, क्या आपको लगता है? क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमीश जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी देखिए चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है बाकी बेल पर है, अब मैं वाटर माफिया से लड़ूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए, मैं डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं, मैं 20 मेडिकल 20 डिग्री कॉलेजेस खोलूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, क्रांति क्या लानी, जो डीटीसी थी उसको ही कमजोर कर दिया। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया, तो उनको अब दूसरी बात, वो चुनाव लड़ने गए, पहले खुद लड़ने गए थे वाराणसी में, हाल क्या हुआ आपको पता चला। फिर वो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों में चुनाव लड़े, 349 सीटों में 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। 69 सीट्स में वो चुनाव लड़े उत्तराखंड में, उसमें से 65 में जमानत जब्त करा ली। तो सीएम कैंडिडेट ही आपकी पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, उनके तो अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट ही हमारे लिए आजकल प्रचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आ गए। गोवा में गया तो मैं पहले भी सबको बता रहा था, आपको भी मैं बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, इतने बैनर पोस्टर लगे थे, इतने बैनर पोस्टर लगे थे कि मैंने कहा यार ये पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ रही है, बोले 40 या 49 पर लड़ रही है। मैंने कहा हाल क्या होगा, कह लगे आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बैनर बेस्ड पार्टी रह गई, हम कैडर बेस्ड पार्टी निकले है। जमानत जब्त हो गई 35 सीटों पर, उनकी जमानत जब्त हो गई। अभी वो बोलते थे कि आदमपुर में हम आज वहां का बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, बोले आदमपुर में हमारी एंट्री होगी, हमारी शुरुआत होगी और हम ये करेंगे और वो करेंगे, सारी बातें उन्होंने कही, बहुत बड़े दावे किए। 1% से कुछ ज्यादा वोट उनको मिले, जमानत जब्त हो गई है। अभी यहाँ हिमाचल में आए पीछे, आप कह रहे जमानत जब्त होगी हिमाचल में सभी सीटों पर, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 68 की 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। लेकिन वो तो हिमाचल में गुजरात में सरकार बनाने आए पीछे और भागे, पहले क्रीज छोड़ के भागे।
तो ये तो उनकी स्थिति है। बाई इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है और साउथ में भी बीजेपी ने अच्छा मुकाम हासिल किया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन वोट शेयर बहुत अच्छा है। देखिए, हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे, और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती आपको गुजरात में लगती है? हमको कभी चुनौती नहीं दिखती है। मोदी जी के नेतृत्व में जनता स्पष्ट है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रदेश एक पर एक आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जमीन पर, धरती पर परिवर्तन लाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर स्पष्टता इतनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लास्ट मोमेंट पे क्यों गुजरात में आया? सरकार आपकी है 27 साल से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप चुनाव से ऐन पहले लेके आ रहे हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आपने, क्योंकि मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्वे की आप बात कर रहे हो कि ये कांग्रेस कहती है ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलती है। देखिए, न उन्होंने ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन किया जी, न ढंग से उन्होंने राजनीति की। उनको कोई चीज समझ में तो आती नहीं है। हर चीज को वो वोट बैंक की ही राजनीति से देखते रहे। हम कभी नहीं देखते हैं जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबके साथ न्याय होगा और सबके साथ, किसी के साथ भी अपीजमेंट नहीं होगी। इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हाँ, जब मैनिफेस्टो, जब हम आगे क्या करने वाले हैं बताने का समय आएगा तभी हम बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी ना बताएंगे। तो आज हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया, अगले 5 साल में हमने क्या करना है तो वो हमने बताया। पिछले 5 साल भी कर सकते थे वक्फ की प्रॉपर्टी। ये जब भी हम तय करेंगे तभी करेंगे ना। 5 साल पहले नहीं तय किया था। 5 साल पहले हम विकास के अन्य मुद्दों को टच कर रहे थे, इसमें इस बार जोड़ लिया है। कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि ये जो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे की बात करी है, ये कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी काट है। ऐसा है, देखिए, हिमाचल में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब लोग वोट की ही दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। हम देश और प्रदेश के विकास के दृष्टि से, और वो सुचारू रूप से चले, इस दृष्टि से देखते हैं। जी, मेरा अगला सवाल यह है कि गुजरात में 2002 से लगातार विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इस बार भी अमित शाह ने बोला है कि 25% नए चेहरों को टिकट देगी बीजेपी। ये क्या बताता है? और आपने पीछे पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था गुजरात का। देखिए, मैं आपको सब बताऊं, ये जीवंत पार्टी है। ये हर दिन हर पल नए ढंग से सोचने की तरीके से काम करती है जी, और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और पार्टी है। तो ऐसी पार्टी में नए लोगों को चांस देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। आफ्टर ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो 5 साल की अवधि के बाद 15%, 20% नए लोगों के, नए चेहरे आना, आखिर पार्टी नहीं तो एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगी और डॉर्मेंट हो जाएगी। तो वो हमारा उद्देश्य होता है और उसको गुण दोष के आधार पर हम करते हैं। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चांस मिल सके, हम कोशिश करते हैं, जीतना हमारा क्राइटेरिया। आप कहते हैं ये मतलब आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है जिसमें आप नए चेहरे। रणनीति चुनाव लड़ने की नहीं है, ये पार्टी को चलाने की रणनीति है। हमने, देखिए महेश, लोगों को इसको ध्यान में नहीं रखते। 45 साल से ऊपर का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। 30 साल से ऊपर का कोई हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। संविधान में कहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा है। तो उसी तरीके से ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर बदल दिया? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, सबसे पुराना काम है, और वहां पर लोगों को साथ लेकर के उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। वहां एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा है। पिछली बार हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी के चुनाव में पुरानों को किसी को भी टिकट नहीं दिया। ये एक्सपेरिमेंट किया ना हमने, उसका फायदा हुआ दिल्ली के अंदर। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आपको लगता है गुजरात में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से, जो भी सोचेंगे। देखिए, पार्टी नए ढंग से आगे तो चलेगी ना। लेकिन आपका आइडिया लेके कांग्रेस ने भी चन्नी साहब को पंजाब में बना दिया और देखिए क्या हाल हुआ। ऐसा है ना, अब कांग्रेस पार्टी, देखिए, ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। तो वो अगर हमारी नकल करके चलेंगे तो उनको मुबारक, मैं उसमें क्या कहूंगा। जी, कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया। जयराम रमेश कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी का वोट शेयर पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। इस आरोप का आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, हम
अरविंद केजरीवाल एक तरफ आप बोलते हो वो कि वो उसने आपको टक्कर यहाँ दी, वो दी, दिल्ली में दी और इस तरीके से टक्कर दी, और जहां वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं वहां उनको हमारी बी टीम बना रहे हो। देखो, दोनों तरफ से हमको आप मत कहिए, ये उनको सोचने का विषय है कि उनको वो नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, ये उनके सोचने का विषय है, वो सोचे। क्योंकि देखिए, इस समय हम शिमला में हैं, यहाँ तो मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन देश की राजनीति का मौसम अब गर्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति का मौसम को गर्म कर दिया है। वो गुजरात में तो टाल ठोक रहे हैं। क्या वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, जिस तरह से गुजरात में एग्रेसिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो कब एग्रेसिव नहीं हुए, और कब उन्होंने कौन सी बात झूठी बात को बहुत भोले अंदाज में नहीं कहा? वो कहते हैं झूठ मेरे ऊपर सारा थोपा जाता है, वो कहते हैं शराब कांड झूठ है, वो कहते हैं कि बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग कर रही है, अफवाहें उड़ा रही है उनके बारे में लगातार। अगर इस तरह की बातचीत है तो जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? 2% का कमीशन को 12% का कमीशन का जवाब क्या है? उसमें से 6% के किकबैक पर जवाब क्या है? स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं, सारी चीजें सामने भी आई हैं, उनका तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। और शिक्षा के नाम पर चर्चा करने वाले लोग शराब के घोटाले में इतने घटिया काम में लगे रहे और इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे रहे, इसको अगर हम सामने रखते हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक एक्साइज पॉलिसी में चेंज के बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया? दुनिया की सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी और जो हमने चार्ज लगाया उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया कि नहीं लिया? तो पर वो कहते दुनिया की सबसे बड़ी एक्साइज पॉलिसी थी, वही र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी बीजेपी ने। भैया तो आपने जवाब क्यों, अब मैं र्यूमर मॉन्गरिंग, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो ना। 2 से 12% क्यों किया तुमने, इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे दिल्ली में शराब कांड बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड है, और ये कांड ही नहीं है, ये एक तरीके से माफियाओं का संरक्षण है और वहां की माताएं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको समझने की जरूरत है, और हम जनता को बताने वाले हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का भी ऐलान हो गया है। हालांकि गुजरात चुनावों के बिल्कुल साथ ही ये चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है ये पहले से ड्यू थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके ये सब कुछ कराया गया है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए जब गुजरात का चुनाव लेट डिक्लेयर हुआ। हालांकि पिछली बार भी लेट ही डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करा गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ऐसा है ना, जो स्पोर्ट्समैन फिसड्डी होता है वो हमेशा अंपायर को दोषी ठहराता है। ये इनका तरीका है। चुनाव टलते हैं तो हम दोषी, चुनाव कराते हैं तो हम दोषी। ऐसा मत करो भैया मेरे साथ। ये इलेक्शन कमीशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने तरीके से चीजों को तय करती है, तो उसने तय किया। अब बड़ा आपको लगी हुई थी कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है तो बोलते हो कि ये मैनेज्ड अफेयर है। व्हाट इज दिस? अच्छा, एक बात है कि आपने फिसड्डी बोला कि कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ये फिसड्डी है, इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं जो अंपायर है उसके ऊपर। एक पॉइंट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, हम हिमाचल में है, बगल का राज्य जो है वो पंजाब है। पंजाब में वो एक क्रूसेडर की तरह है, 90 सीटें जीती, सरकार बना ली। दिल्ली में वो एक क्रूसेडर की तरह है, सरकार बना ली। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज द वरी फॉर यू एज अ पार्टी? नॉट एट ऑल। वरी इज दिस दैट ही इज नॉट आंसर्ड what is the relationship with the extremists of Punjab and Arvind Kejriwal? वरी ये है, पीछे कल ही हत्या हुई है। हाँ, दूसरी बात कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ लड़ती रही। हम एक शहर की पार्टी थे। फर्स्ट टाइम हमको मौका मिला कि हम 67 to 70 सीट्स पर हम गए जी। आगे देखिए होता है क्या, हम निपटेंगे। ठीक है। आप क्योंकि अब राहुल गांधी की बात करनी जरूरी होती है। राहुल गांधी को आप सीरियस लीडर नहीं मानते थे, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखिए, स्पेशली कर्नाटक। देखिए, वो उनकी पार्टी है और वो खुद नेता है, वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो खुशी हुई कि चलो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, धरती के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं, देखिए, पॉलिटिक्स में अ लीडर इज नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स, और वही कंटेंट उसके इंटेंट को बता देता है, वही कंटेंट उसके इंटेंट को बताता है। अफजल
तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये नारे जेएनयू में लगते हैं। और अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु वो है जो मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट के अटैक का। उसको फांसी की सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है। उसको अपहेल्ड किसने रखा? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति कातिल हैं। राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू जाते हैं और इनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनके साथ चलते हैं, और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग भारत जोड़ने चले हैं, इसका जवाब दे सकता है कोई? वो कहते हैं कि नफरत बीजेपी फैला रही है। ये क्या नफरत है? ये कहते हैं कि मेरी जो यात्रा है ये बीजेपी की नफरत ये के बात खिलाफ छोड़ है। दीजिए, पहले हमारे को ये बताइए उस दिन का इंटेंट क्या था और तुम्हारा कंटेंट क्या था? या तो तुम देश से माफी मांगो कि हमसे गलती हुई, दैट वाज माय ब्लंडर। और वही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ है इस समय। हाँ, तो इसी कांग्रेस नेता हो गए। हाँ, कांग्रेस नेता ऐसे ही लोग होंगे, ये सब तोड़ों में ही लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन वो बात और उनका ये वो कहते हैं प्रायश्चित कि यात्रा पे भी निकले। प्रायश्चित यात्रा कैसे? आर्टिकल 370 किसने खड़ा किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया था। उसको एब्रोगेट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देश को कमजोर किसने किया था उस समय? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आप उनके प्रायश्चित पर निकले हुए हैं। यही सोनिया गांधी जी बाटला हाउस पर उस सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नहीं कि उनको नींद नहीं आई, वो रात भर रोती रही। किसके लिए रोती रही? टेररिस्टों के लिए? जवाब देंगे कोई बोलेंगे? और वो उनको बाटला हाउस के एनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए उनको कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप खड़े होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे तो हम भी जीवंत पॉलिटिकल पार्टी है, जनता को बताएंगे कि ये भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, इनका जोड़ने से कोई मतलब नहीं। ये पूरे विपक्ष का मानना है। असाउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ अकलियतों को यानी मुसलमानों को पीछे छोड़ के आप चलते हैं, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं। कभी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का प्रयास है। और मैं आपसे बताऊं, आप बताइए प्रधानमंत्री नहीं, इस पर शक हो जाता है जब आप वक्फ की सिर्फ बात करते हैं। नहीं, मतलब नहीं, बीजेपी वक्फ को बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी के सर्वे की बात करें, यूपी में मदरसों के सर्वे की बात होती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें किसी एक विशेष प्रयोजन के साथ होती है। अब मदरसों का चेकिंग होती है या मदरसों में हम सर्वे कराते हैं या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की सर्वे कराते हैं, तो हॉस्पिटल्स की भी तो कराते हैं, स्कूल्स की भी तो कराते हैं, सबकी कराते हैं। तो इनकी कराने में आपत्ति क्या होती है? दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? माइनॉरिटीज है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज कौन है? माइनॉरिटीज है। तो उनके हक हुकूकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन किसको मिले? हमारे सौभाग्य योजना में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस किसको मिले? सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को मिले। इस समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिल्ली में पोल्यूशन 450-500 टच कर रहा है। आप पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बूढ़े लोग अपने घरों में बंद हैं, बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। ये दयनीय स्थिति है, मतलब इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती। चिंताजनक विषय है, चिंताजनक विषय है। लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ आम आदमी पार्टी? नंबर 1, पंजाब में इस साल शायद 18 या 19% ज्यादा पराली जली है। कौन है पंजाब में? नंबर 1। नंबर 2, 1 साल या 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा केमिकल लेके आ रहा हूं, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ले आया हूं। हाँ, ले आया हूं, और वो सारे का सारा पराली को की व्यवस्था कर देगा, कोई जलाने की जरूरत नहीं होगी। 2 लाख रुपए लगे थे वो केमिकल बनाने में, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 24 करोड़ में का एडवर्टीजमेंट किया, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए। आज क्या हालत कर दी? दिल्ली किसकी है और पंजाब किसका है? हरियाणा में पराली कम जली, राजस्थान में पराली कम जली, पड़ोसी राज्यों में पराली यूपी में कम जली। तो ये क्या बताता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाओ। उन्होंने जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भगवंत मान के साथ। उन्होंने बोला कि अभी हमें 6-7 महीने हुए हैं, हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम अगले साल तक इस समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जो केमिकल तो तुम 1.5 साल पहले बना चुके थे, उसका क्या किया बताओ? वो केमिकल खोजा जा रहा है अभी। वो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि केमिकल है कहां। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अमीश जी,
यह लोग गुमराह करते हैं, भोली जनता को गुमराह करते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से समाज और देश की सेवा कर रहे हैं वही रास्ता है, इसको हमको समझना। आखिरी सवाल है ये, जिन दो राज्यों में चुनाव है, एक आपका गृह राज्य है हिमाचल, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, तो वाकई बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। उत्तर प्रदेश जो था वो एक तरह से मिनी इलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चुनाव जो होता है वो मिनी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए खासतौर पर साख की बात है। एक आपका गृह प्रदेश, दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को साख अपनी साख मानकर के लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात, दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एक तरफा सरकार बनाएंगे। एक तरफा सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने न्यूज़ 18 से बात करी, सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया।